मास्टरमाइंड सिद्धांत का एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण इसमें अभी चल रहा है, जिसका 2 भाग मैंने ख़त्म कर दिया है। तीसरा भाग जो है इसका हम आप लोगों को आज पढ़ के बताएंगे। हेडिंग है समर्पित संबंध के पुरस्कार। समर्पित संबंध इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन होता है। यह आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संबंध इन सभी तत्वों से बनता है। घर वह जगह है जहां अधिकांश मास्टरमाइंड गठबंधनों की शुरुआत होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन साथी समझदारी से चुना है, अगर वह आर्थिक दृष्टि से समझदार है तो वह अपने जीवन साथी को ही मास्टरमाइंड समूह का पहला सदस्य बनाएगा। पारिवारिक गठबंधन में न सिर्फ समर्पित दंपति शामिल होना चाहिए, बल्कि उस घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्य भी शामिल होना चाहिए, खास तौर पर बच्चे। जो लोग किसी निश्चित लक्ष्य के लिए आपस में जुड़ते हैं, मास्टरमाइंड सिद्धांत उन लोगों की आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर देता है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति अमूर्त दिख सकती है, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब जीवन साथियों के बीच पूर्ण सामंजस्य, समझ, सहानुभूति और एक लक्ष्य पर आधारित समर्पित संबंध बन जाता है, तो यह संबंध बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है और व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। किसी दंपति के बीच मनमुटाव अक्षम्य है, चाहे यह किसी भी कारण से हो। यह अक्षम्य इसलिए है क्योंकि इससे दोनों की सफलता के अवसर नष्ट हो सकते हैं, भले ही उनमें सफल होने का हर आवश्यक गुण हो। मैं यहाँ दोनों जीवन साथियों को एक सुझाव भी देना चाहूँगा। अगर इस सुझाव पर ध्यान दिया जाए और इस पर अमल किया जाए, तो यह जिंदगी भर की गरीबी व दुख और जिंदगी भर की अमीरी व सुख के बीच का अंतर बन सकता है। किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में जीवन साथी पर व्यक्ति का ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का चुनाव करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि दोनों को ही एक दूसरे का प्रेम और विश्वास हासिल है। जिंदगी में जो 9 मूलभूत उद्देश्य लोगों को स्वेच्छा से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें प्रेम पहले स्थान पर आता है। प्रेम होने पर दोनों ही एक दूसरे को ऐसी भावना से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं जो असफलता को पहचानती ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि तंग करने, ईर्ष्या, दोष खोजने और उदासीनता से प्रेम को पोषण नहीं मिलता है। इनसे तो यह मर जाता है। समझदार जीवन साथी हर दिन मास्टरमाइंड के लिए 1 घंटे का समय निर्धारित करेंगे, जिस दौरान वे प्रेम और समझ के साथ साझी रुचियों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। ऐसी बातचीत के लिए सुबह के भोजन या रात को सोने से ठीक पहले का समय सबसे अच्छा होता है। भोजन करते समय पति पत्नी के बीच मित्रतापूर्ण बातचीत होना चाहिए। उस दौरान दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी भरा माहौल होना चाहिए और दोनों को ही साझी रुचि के सुखद विषयों पर बातचीत करना चाहिए। परिवार के जितने रिश्ते भोजन के समय टूटते हैं, उतने किसी दूसरे समय नहीं टूटते हैं, क्योंकि कई परिवार इसी समय अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं या बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों जीवन साथियों को एक दूसरे के व्यवसाय या काम में गहरी रुचि लेना चाहिए और उसके हर पहलू से
परिचित होना चाहिए। जब दो लोग शादी करते हैं तो दोनों ही उनके संयोग रूपी कंपनी में निवेश करते हैं। अगर दोनों मास्टर माइंड सिद्धांत का प्रयोग करके सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेंगे तो उनकी कंपनी के शेयर का मूल्य निरंतर बढ़ता रहेगा। समझदार जीवन साथी अपनी इस कंपनी का बिजनेस सावधानी से बजट बनाकर चलाएगा और कभी आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। बहुत सी शादियां इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ कहावत ही नहीं है कि जब गरीबी अगले दरवाजे पर दस्तक देती है तो प्रेम पिछले दरवाजे से बाहर भाग जाता है। सुंदर तस्वीर की तरह प्रेम को भी सही फ्रेम और सही रोशनी से सजाने की ज़रूरत होती है। शरीर की तरह ही प्रेम को भी पोषण और आहार की ज़रूरत होती है। प्रेम उदासीनता, ताने देने, दोष खोजने या हावी होने से नहीं बढ़ता है। प्रेम सबसे ज़्यादा समृद्ध तब होता है जब दंपति एक साझा लक्ष्य बनाकर इसे पोषण देते हैं। जो जीवन साथी इस बात को याद रखेगा वह हमेशा अपने साथी के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहेगा। जो जीवन साथी इस बात को भूल जाएगा उसका साथी कार उद्योग की भाषा में किसी नए मॉडल के लिए पुराने मॉडल को बदलने के अवसर खोजेगा। आजीविका कमाने की जिम्मेदारी एक पर हो या दोनों पर, दोनों जीवन साथियों को ही कैरियर के झटकों और अवरोधों को सुखद बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए सुखद परिवार या जिंदगी की योजना बनाकर कैरियर के लिए आवश्यक सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अगर जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो इससे पूरा परिवार सुखी रहता है। शर्त सिर्फ यह है कि पूरे परिवार से समान प्रेम होना चाहिए और अपने जीवन साथी या बच्चों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहाँ पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध का आधार प्रेम होता है, वहीं पारिवारिक आर्थिक स्थिति के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होता है, क्योंकि प्रेम सभी बाधाओं, समस्याओं और मुश्किलों को जीत लेता है। पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और वे हर परिवार में होती हैं, लेकिन प्रेम सभी समस्याओं को सुलझा देता है। अगर आप प्रेम की रोशनी को चमकने देंगे तो हर चीज़ आपकी इच्छा के हिसाब से ढल जाएगी। मैं जानता हूँ कि यह समझदारीपूर्ण सलाह है, क्योंकि मैंने अपने खुद के दाम्पत्य जीवन में इस सलाह पर अमल किया है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसी की बदौलत मुझे भौतिक सफलता मिली है। लेखक की टिप्पणी। कार्नेगी की स्वीकारोक्ति बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि उन्होंने 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा दौलत इकट्ठी की थी। कार्नेगी ने विशाल दौलत कमाई, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र जानते हैं कि उनकी पत्नी उनकी सफलता का प्रमुख कारण थी। मास्टरमाइंड संबंधों की सफलता के दूसरे उदाहरण, ये एक हेडिंग है, मास्टरमाइंड संबंधों की सफलता के दूसरे उदाहरण। एंड्रयू कार्नेगी ने बात को जहां छोड़ा है हम वहीं से इसके सूत्र उठाते हैं। हम यह बताना चाहेंगे कि पारिवारिक मास्टरमाइंड संबंध के बारे में कार्नेगी ही एकमात्र व्यक्ति नहीं है जिन्हें ऐसा अनुभव हुआ था। हेनरी फोर्ड और उनकी पत्नी के करीबी मित्र यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि फोर्ड के औद्योगिक साम्राज्य को बनाने में उनके बीच के मास्टरमाइंड संबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनता श्रीमती फोर्ड के बारे में बहुत कम जानती हैं, लेकिन सच यही है
कि उन्होंने अपने पति के जीवन पर सशक्त प्रभाव डाला था, जो विवाह के शुरुआती दिनों से लेकर अंत तक जारी रहा। थॉमस ए एडिसन ने भी यह माना था कि उनकी पत्नी उनकी प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। दोनों हर दिन मास्टरमाइंड बैठकें किया करते थे। आमतौर पर ये बैठकें एडिसन के दिन का काम खत्म होने के बाद होती थी और कोई भी चीज़ बैठक में बाधा नहीं डाल सकती थी। श्रीमती एडिसन किसी को ऐसा नहीं करने देती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि पति के प्रयोगों में उनकी गहरी रुचि कितनी महत्वपूर्ण थी। एडिसन अक्सर देर रात तक काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके घर लौटने का इंतज़ार करती थी। वे अपने पति की दिन भर की सफलताओं और असफलताओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहती थीं। उन्हें अपने पति के हर प्रयोग की जानकारी थी और वे उनके काम में गहरी दिलचस्पी लेती थीं। वे एडिसन के लिए एक तरह का साउंडिंग बोर्ड थीं। उनके माध्यम से एडिसन आम लोगों के नज़रिए से अपने काम को देख सकते थे। यह भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने एडिसन की कई मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण सुराग भी दिए। कई लोगों का मानना है कि श्रीमती एडिसन की बदौलत ही एडिसन हेनरी फोर्ड, हार्वे फायर स्टोन और जॉन बरोज के बीच का मास्टरमाइंड गठबंधन बना। जब इस गठबंधन की वार्षिक बैठक होती थी तो अखबार में उसकी खबर छपती थी। अगर इतने महत्वपूर्ण लोग मास्टरमाइंड संबंधों को इतना मूल्यवान मानते थे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी यही सोचना चाहिए जो दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रेम और रोमांस ने सभी महान लीडर्स के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रॉबर्ट और एलिजाबेथ ब्राउनिंग की कहानी इस बात का प्रमाण है। जब उन्होंने इन अनदेखी भावनाओं को पहचाना और इनका सम्मान किया तो उनसे इन महान कवियों को प्रेरणा मिली। इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी जोसेफाइन की प्रेरणा की बदौलत ही नेपोलियन की सैन्य शक्ति का उदय हुआ। बहरहाल, जब शक्ति की महत्वाकांक्षा की खातिर नेपोलियन ने जोसेफाइन को अलग कर दिया तो उनकी सफलता कम होने लगी। कुछ समय बाद उन्हें पराजय झेलना पड़ा और सेंट हेलेना टापू पर निर्वासन भी। यहाँ पर इस तथ्य का जिक्र करना उचित होगा कि व्यावसायिक दुनिया में आज भी ऐसे कई नेपोलियन हैं जिन्हें इसी कारण से पराजय का सामना करना पड़ा। इन दिनों तलाक बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अक्सर जीवन साथी शक्ति, शोहरत और दौलत हासिल होने तक तो अपने मास्टरमाइंड संबंधों को बनाए रखते हैं, लेकिन उसके बाद वे नए मॉडल की खातिर पुराने मॉडल को छोड़ देते हैं। जैसा एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था। चार्ल्स एम श्वाब की कहानी अलग थी। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी के साथ मास्टरमाइंड गठबंधन बनाकर शोहरत और दौलत हासिल की थी। इसमें उन्हें अपनी पत्नी का सहयोग भी मिला, जिसके साथ श्वाब का पारिवारिक मास्टरमाइंड गठबंधन था। उनके ज़्यादातर वैवाहिक जीवन में वे बीमार रहीं, लेकिन इस वजह से श्वाब ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वे अपनी पत्नी की मृत्यु तक निष्ठापूर्वक उनके साथ रहे, क्योंकि श्वाब मानते थे कि वफादारी दृढ़ चरित्र की पहली आवश्यकता है। चूँकि वफादारी का विषय आ ही गया है, इसलिए यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि व्यावसायिक मास्टरमाइंड संबंधों में लोगों के बीच वफादारी न होने से ही ज़्यादातर व्यावसायिक असफलताएं मिलती हैं। जब तक व्यावसायिक सहयोगी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं, तब तक आमतौर पर वे अपनी पराजयों और असफलताओं से उबरने का
तरीका खोज लेते हैं। जिन युवाओं को या जिन युवकों को एंड्रयू कार्नेगी नीचे से उठाकर ऊंची तनख्वाह वाले एग्जीक्यूटिव पदों पर बैठाते थे, उनमें वे चरित्र का जो पहला गुण देखते थे वह वफादारी ही थी। वे अक्सर कहते थे कि अगर कर्मचारी में वफादारी का गुण नहीं है तो उसके पास अच्छे चरित्र की सही नींव नहीं है। वे बहुत चतुराई से और कई तरीकों से कर्मचारियों का इम्तहान लेते थे तथा यह देखते थे कि उनमें वफादारी है कि नहीं। वे प्रमोशन देने से पहले और उसके बाद इम्तहान लेते थे। वे तब तक इम्तहान लेते रहते थे जब तक कि कर्मचारी की वफादारी के बारे में कोई शक न रहे। उनकी पैनी दृष्टि के परिणाम स्वरूप उन्होंने कर्मचारियों की वफादारी का मूल्यांकन करने में बहुत कम गलतियां की। फिर हेडिंग है क्या करें और क्या न करें। गठबंधन के बाहर के लोगों को अपने मास्टरमाइंड गठबंधन का उद्देश्य न बताएं। यह भी सुनिश्चित करें कि अपने गठबंधन के बाकी सदस्य भी ऐसा ही करें। इसका कारण यह है कि आलसी, आलोचक और ईर्ष्यालु लोग जिंदगी के हाशिए पर खड़े होकर अपने से आगे निकलने वाले लोगों के मन में हताशा के बीज बोने का मौका तलाशते रहते हैं। अपनी योजनाएं अपने तक ही रखकर इस मुश्किल से बचें। सिर्फ अपने कामों और उपलब्धियों द्वारा ही दूसरों को अपनी योजनाओं की जानकारी मिलने दें। मास्टरमाइंड बैठक में नकारात्मक मानसिक नज़रिए के साथ न जाएं। याद रखें, अगर आप अपने मास्टरमाइंड समूह के लीडर हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि गठबंधन का हर सदस्य गहरी रुचि और उत्साह से प्रेरित हो। आप नकारात्मक होकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लीडर ही अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य के बारे में शंका, अनिर्णय या अनास्था की प्रवृत्ति दिखाता है तो बाकी सदस्य उत्साह से काम कैसे कर सकते हैं। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में प्रबल उत्साह भरने के लिए खुद भी उत्साहित रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मास्टरमाइंड गठबंधन के हर सदस्य को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता रहे। वे आपकी सफलता में जितना योगदान दे रहे हों, उन्हें किसी न किसी रूप में उसी अनुपात में पारिश्रमिक मिलना चाहिए। याद रखें कि जब तक किसी को कोई लाभ नहीं होगा तब तक वह उत्साह के साथ काम नहीं करेगा। उन 9 मूलभूत उद्देश्यों को याद रखें जिनसे प्रेरित होकर लोग स्वेच्छा से काम करते हैं। यह भी देखें कि आपका हर मास्टरमाइंड सहयोगी आपको वफादारी, उत्साह और पूर्ण विश्वास देने के लिए सही तरीके से प्रेरित हो। अगर आप आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अपने मास्टरमाइंड साथियों से जुड़े हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपको जितना मिल रहा है आप उससे ज़्यादा दें। 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत का पालन करें। अगर आप इस आदत का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो किसी के आग्रह करने से पहले ही यह काम स्वेच्छा से कर दें। अपने मास्टरमाइंड गठबंधन में प्रतिस्पर्धियों को न रखें। रोटरी क्लब की तरह इसमें ऐसे लोगों को शामिल करें जो न तो एक दूसरे के विरोधी हों, न ही उनकी आपस में कोई प्रतिस्पर्धा हो। शक्ति, डर या दबाव के माध्यम से अपने मास्टरमाइंड समूह पर हावी होने की कोशिश न करें। इसके बजाय कूटनीति से अपनी लीडरशिप कायम रखें जो वफादारी और सहयोग के निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो। शक्ति द्वारा लीडरशिप कायम रखने के लिए अब लद चुके हैं। शक्ति द्वारा लीडरशिप कायम रखने के दिन अब लद चुके हैं। उन्हें दोबारा लाने की कोशिश न करें क्योंकि सभ्य समाज में उनकी कोई जगह नहीं है। अपने मास्टरमाइंड सहयोगियों में फेलोशिप का भाव उत्पन्न करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने से न चूकें क्योंकि मित्रतापूर्ण टीम वर्क से आपको वह शक्ति मिलती है जो किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकती। मानव जाति के इतिहास में सबसे सशक्त मास्टरमाइंड गठबंधन अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया था। इसके लीडर्स ने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की थी कि उनका निश्चित प्रमुख लक्ष्य दुनिया के सभी देशों में, चाहे वे पराजित हों या विजेता, मानवीय स्वतंत्रता स्थापित करने का संकल्प है।
यह घोषणा युद्ध की 1000 विजयों के बराबर मूल्यवान थी, क्योंकि इससे युद्ध से प्रभावित होने वाले लोगों का विश्वास जागृत हुआ। सैन्य क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र, विश्वास के बिना मास्टरमाइंड संबंध नहीं बन सकता। विश्वास सभी सामंजस्यपूर्ण संबंधों का आधार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन लंबे समय तक चलता रहे और आपको फायदा पहुंचाता रहे, तो अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाते समय आपको यह याद रखना चाहिए। मैंने अब आपको व्यक्तिगत शक्ति के महानतम स्रोत यानी मास्टरमाइंड के कार्यकारी सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इस फेलोशिप के पहले 4 सिद्धांतों, 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत, निश्चित लक्ष्य, मास्टरमाइंड के अगले सिद्धांत के समन्वय से व्यक्ति उस शक्ति के रहस्य को समझ सकता है जो अमीरी की चाबी से मिल सकती है। इसलिए मैं आपको यह बता दूं कि अगले सत्र में आप आशावादी नज़रिए से आएँ, क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जिस शक्ति को विज्ञान अब तक नहीं समझ पाया है, उसे पूरी तरह से समझने का उपाय क्या है। यही नहीं, मैं आपको यह फार्मूला भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप उस शक्ति को पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के निश्चित प्रमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।